नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति और इतिहास के उस सबसे बड़े कानूनी टकराव की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहला, आखिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए उस ऐतिहासिक विवाद के मुख्य कारण क्या थे? दूसरा, 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चौंकाने वाला फैसला दिया था? और तीसरा, जब इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को रातों रात समाप्त किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कड़ा रुख था? लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक कहानी में गहराई तक जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और लिमिटेड टाइम ऑफर है। क्या आप भी हर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, टॉक विद एआई। दोस्तों, इस एडवांस कोर्स की एक्चुअल प्राइस है 599 रुपीज, लेकिन अभी एक स्पेशल ऑफर के तहत ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में। जी हाँ, मात्र 29 रुपीज में। लेकिन ध्यान दें, इस कोर्स का कोई भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। तो अभी अपने ब्राउजर में टाइप करें www.sbpdacademy.com और आज ही एनरोल करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वापस लौटते हैं अपने आज के शानदार टॉपिक पर और समझते हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इस सबसे बड़ी जंग को। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद के मुख्य कारण की, जो कि यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी अदालत आमने सामने आ गए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए उस ऐतिहासिक टकराव की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस महासंग्राम की असली वजह थी क्या? इस पूरे विवाद की जड़ में था एक सीधा सा टकराव। एक तरफ थी इंदिरा गांधी सरकार की समाजवादी और लोक लुभावन नीतियां, जिनके जरिए वो अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती थी, और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, जो नागरिकों के मूल अधिकारों, खासकर संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। इंदिरा गांधी अपने फैसलों को लागू करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रावधानों के आधार पर उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। इस ऐतिहासिक टकराव को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 बड़ी घटनाओं को देखना होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीवी पर्स की समाप्ति की। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रीवी पर्स था क्या। दरअसल आजादी के समय रियासतों का भारत में विलय करने के बदले पुराने राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से जो विशेष टैक्स फ्री पेंशन या भत्ता दिया जाता था, उसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। पहली बड़ी घटना थी साल 1967 का मशहूर गोलकनाथ केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि संसद संविधान में संशोधन करके भी नागरिकों के मूल अधिकारों को ना तो छीन सकती है और ना ही उन्हें सीमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने इंदिरा गांधी सरकार के भूमि सुधार जैसे सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया था। विवादों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना साल 1969 का मास्टर स्ट्रोक, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने आम जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए एक ही झटके में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार को लगा कि ये एक बड़ी जीत है, लेकिन तभी आरसी कूपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10-1 के भारी बहुमत से सरकार के इस सबसे बड़े कदम को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने इन बैंकों का अधिग्रहण करते समय उन्हें न्याय संगत और उचित मुआवजा नहीं दिया है और ये सीधे तौर पर समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा राजनीतिक और कानूनी घाव था जिसने सरकार
और न्यायपालिका के बीच की इस जंग को अपने चरम पर पहुंचा दिया। इंदिरा गांधी यहीं नहीं रुकी। उनकी नजर अब पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाले विशेष भत्ते यानी प्रीवी पर्स पर थी। वो इसे हर हाल में खत्म करना चाहती थी। जब इससे जुड़ा बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे राष्ट्रपति से एक आदेश निकलवाकर राजाओं की मान्यता ही रातों रात खत्म कर दी। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सर्वसम्मति से सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। गोलकनाथ केस और बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद ये इंदिरा गांधी के लिए तीसरा सबसे बड़ा घाव था। इन लगातार झटकों से इंदिरा गांधी बेहद नाराज थी। 1971 के चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उन्होंने ताबड़तोड़ संविधान संशोधन किए। 24वें संविधान संशोधन से गोलकनाथ फैसले को पलट दिया गया। 25वें संशोधन से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का रास्ता साफ कर दिया गया और 26वें संशोधन के जरिए राजाओं के प्रीवी पर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती और ना ही पूरे संविधान को फिर से लिख सकती है। इस फैसले ने सरकार की असीमित शक्तियों पर बहुत बड़ी लगाम लगा दी, जिससे इंदिरा गांधी सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस महाविवाद का सबसे बड़ा चरम तब देखने को मिला जब केशवानंद फैसले के ठीक अगले दिन यानी 25 अप्रैल 1973 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रिटायर हुए। सरकार ने अपना बदला लेते हुए सारी परंपराएं तोड़ दी। वरिष्ठता के नियम को ताक पर रखकर उन 3 वरिष्ठ जजों को दरकिनार कर दिया जिन्होंने मूल ढांचे के समर्थन में फैसला दिया था। उनके स्थान पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस भयंकर अपमान के बाद उन तीनों वरिष्ठ जजों ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ कुछ फैसलों का विवाद नहीं था, ये सरकार की नजर में संसद की सर्वोच्चता और अदालत की नजर में संविधान की सर्वोच्चता के बीच की एक भयंकर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई थी, जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब आते हैं यूपीएससी के एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसे पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक है बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास फैसला। भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में साल 1969 को एक बड़े भूचाल के लिए याद किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी समाजवादी नीतियों को रफ्तार देने और आम जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए एक बेहद साहसिक कदम उठाया। देश के 14 निजी बैंकों का रातों रात राष्ट्रीयकरण। सरकार का तर्क था कि ये कदम देश के आर्थिक विकास और गरीबों के कल्याण के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले को जल्द ही देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती मिल गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारक आरसी कूपर ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे इतिहास में आरसी कूपर बनाम भारत संघ यानी आरसी कूपर केस के नाम से जाना जाता है। आइए इस ऐतिहासिक मामले और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, जिसने सरकार की नींव ही हिला दी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 जजों की एक बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को खारिज कर दिया। इस फैसले के सबसे प्रमुख आधार निम्नलिखित थे। पहला, 10-1 का भारी बहुमत। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो कोई मामूली फैसला नहीं था। 10 जजों ने बैंक राष्ट्रीयकरण के खिलाफ अपना मत दिया, जबकि केवल एक जज सरकार के पक्ष में खड़े रहे। 10-1 के भारी बहुमत से किसी सरकारी नीति का खारिज होना इंदिरा गांधी सरकार के लिए करारा तमाचा था। दूसरा, उचित मुआवजे का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीति को खारिज करने का सबसे बड़ा आधार मुआवजे को बनाया।
उस समय भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी सरकार सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे न्यायसंगत, उचित और बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार ने बैंकों का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन मुआवजा तय किया गया वो बेहद कम और अनुचित था। इसे सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन माना गया। तीसरा, समानता के अधिकार का हनन। आरसी कूपर के वकीलों ने तर्क दिया कि ये कदम भेदभावपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को सही माना। अदालत ने कहा कि देश में कई अन्य बैंक भी काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार ने सिर्फ इन्हीं 14 बैंकों को निशाना क्यों बनाया? सरकार ये साबित करने में विफल रही कि केवल इन्हीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था। इसलिए कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। चौथा, जस्टिस A.N. रे की ऐतिहासिक असहमति। इस 11 जजों की बेंच में केवल जस्टिस A.N. रे एक ऐसे जज थे जिन्होंने बहुमत से अलग राय रखी। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आर्थिक नीतियों और संसद के फैसलों में न्यायपालिका को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ध्यान दें, जस्टिस A.N. रे की यही वह असहमति थी जिसने उन्हें इंदिरा गांधी की नजरों में एक पसंदीदा जज बना दिया। बाद में 1973 में वरिष्ठता के नियमों को तोड़कर इन्हीं जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनाया गया था। फैसले का प्रभाव और 25वां संविधान संशोधन। आरसी कूपर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका था। सरकार को ये संदेश मिल गया कि संपत्ति के अधिकार और मुआवजे की शर्त के रहते हुए समाजवादी नीतियां लागू करना नामुमकिन है। इस फैसले को निष्प्रभावी करने और न्यायपालिका को मात देने के लिए इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इस संशोधन ने 2 बड़े बदलाव किए। संविधान से कंपनसेशन यानी मुआवजा शब्द को ही हटा दिया गया और उसकी जगह अमाउंट यानी कि रकम शब्द जोड़ा गया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब अगर सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो वह अपनी मर्जी से कोई भी रकम दे सकती है और उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो रकम बाजार भाव के बराबर नहीं है। निष्कर्ष, आरसी कूपर केस केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला नहीं था। ये कार्यपालिका यानी कि सरकार और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों की उस महाजंग का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसकी परिणति अंततः 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में हुई। अब समझते हैं कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था। दोस्तों, किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह भारतीय राजनीति की इस कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट था। टॉपिक था प्रीवी पर्स की समाप्ति। और जब बात प्रीवी पर्स की आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसा एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाया कि पूरी की पूरी कैबिनेट सन्न रह गई। आइए इस पॉलिटिकल थ्रिलर को थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर समझते हैं। सीन 1, राजाओं का VIP पास यानी संविधान की गारंटी। आजादी के बाद जब रियासतों का भारत में विलय हुआ तो हमारे ओरिजिनल संविधान अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 366 ने राजा महाराजाओं को एक प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस ये था कि अपनी जमीन देने के बदले उन्हें प्रीवी पर्स यानी एक स्पेशल टैक्स फ्री भत्ता मिलेगा, बिना किसी वोटिंग के, एकदम फिक्स खर्चा। मतलब राजाओं की लाइफ फुल सेट। सीन 2, आयरन लेडी का मास्टर स्ट्रोक यानी कि सरकार का मनमाना तरीका। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एंट्री हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उन्होंने तय कर लिया कि ये प्रीवी पर्स वाला सिस्टम अब और नहीं चलेगा। उन्होंने राज्यसभा में बिल पेश किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, यानी वो बिल पास नहीं हो पाया।
अब किसी और नेता की कहानी होती तो वो हार मान भी लेता, लेकिन ये इंदिरा गांधी थी। उन्होंने शॉर्टकट लिया और सीधा राष्ट्रपति से एक आदेश निकलवाकर रातों रात राजाओं की मान्यता ही खत्म कर दी। एक झटके में राजा राजा से रंग। सीन 3, कोर्ट रूम ड्रामा और क्लाइमैक्स, यानी कि माधवराव सिंधिया केस। पर पिक्चर अभी बाकी थी। सरकार के इस वन मैन शो के खिलाफ माधवराव सिंधिया, जो खुद एक राजघराने से सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ अदालत ने जो फैसला सुनाया वो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सर्वसम्मति से सरकार के उस आदेश को असंवैधानिक बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया, ये कार्रवाई एकदम गलत और अनुचित है बॉस। सीन 4, हैट्रिक वाला घाव, यानी कि तीसरा बड़ा झटका। बॉक्स ऑफिस की भाषा में कहें तो गोलकनाथ केस और बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी आरसी कूपर केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी को लगातार तीसरा बड़ा झटका था, यानी एक भयंकर राजनीतिक घाव। सीन 5, द सिक्वल एंड द एंड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़क रुख ने एक बात तो क्लियर कर दी, आप बिना संविधान में बदलाव किए प्रीवी पर्स को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन कहते हैं ना, राजनीतिक में घायल शेरनी और भी खतरनाक होती है। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने बम्पर मेजोरिटी के साथ वापसी की और इस बार उन्होंने कोई कच्चा खेल नहीं खेला। वो सीधा 26वां संविधान संशोधन 1971 लेकर आई। इस संशोधन के जरिए उन्होंने संविधान से प्रीवी पर्स वाले पन्ने को ही फाड़ दिया। पुराने राजाओं को मिलने वाले विशेष भत्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए और इस पॉलिटिकल ड्रामे का हो गया दी एंड। तो दोस्तों, ये थी भारतीय इतिहास की वो ऐतिहासिक कानूनी जंग जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और अंततः हमें संविधान के मूल ढांचे का ऐसा सिद्धांत दिया जिसने संविधान को सर्वोपरि बना दिया। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स और खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अब जाने से पहले आप सभी के लिए मेरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके नजरिए से एक मजबूत लोकतंत्र में सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जनता द्वारा चुनी गई संसद यानी सरकार के पास, या फिर संविधान की रक्षा करने वाली न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के पास? आप किस पक्ष के साथ हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार, जानदार और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। क्या आप भी अपने सही करियर की खोज में हैं? अब आपकी उड़ान को मिलेगी नई दिशा।